दुनिया के आंकड़ों पर अगर हम एक नज़र डालें ना, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो किसी को भी थोड़ा बेचैन कर सकती है। मतलब पूरी दुनिया का 96% पैसा और दौलत दुनिया के केवल 1% लोगों के हाथों में है। हाँ, ये आंकड़े सुनने में सच में बहुत शॉकिंग लगते हैं। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग बाकी 99% लोगों से 99 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं? या फिर क्या ये लोग सबसे ज़्यादा शातिर हैं? या फिर लोगों को लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक है, राइट? एक आम धारणा यही होती है कि ये लोग बस किस्मत वाले हैं। वही तो। लेकिन क्या हो अगर सच्चाई कुछ और ही हो? क्या हो अगर ये किसी किस्मत का नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक लूप होल या कहें एक ऐसे रहस्य को जानने का नतीजा हो, जो सदियों से छिपाया गया है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और इसके लिए हम रेफर कर रहे हैं रोंडा बर्न की बेहद मशहूर और चर्चित किताब द सीक्रेट के एक विस्तृत ऑडियो बुक सारांश को। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ थ्योरी को दोहराना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना है। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये समझना है कि आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम क्या है हम्म, और कैसे काम करता है। हाँ, और ये भी कि बड़े-बड़े लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे किया। सही बात है। हम अक्सर सुनते हैं कि इतिहास के सबसे महान लोग जैसे गौतम बुद्धा, शेक्सपियर, न्यूटन और यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन सभी ने अपनी जिंदगी में इस नियम का अनजाने में या जानबूझकर इस्तेमाल किया। आज हमारा मिशन ये खोलकर रखना है कि क्या सच में कोई भी आम इंसान सिर्फ अपने विचारों को बदलकर अपनी पूरी वास्तविकता को बदल सकती है या सकता है। राइट। हम इस बारे में बात करेंगे कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं या इनके पीछे कोई ठोस मनोवैज्ञानिक आधार भी है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरे सिद्धांत की जो सबसे बुनियादी बात बताई गई है, वो ये है कि विचार वस्तु बन जाते हैं, यानी थॉट्स बिकम ऑब्जेक्ट्स। हाँ, और यही कॉन्सेप्ट लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। वही ना। अब यहाँ थोड़ा ठहराव आता है। मैं अपने दिमाग में बैठकर $1 मिलियन के बारे में सोचूं और वो अचानक मेरे लिविंग रूम में प्रकट हो जाए। ये सुनने में किसी जादू या डिल्यूजन जैसा लगता है। बिल्कुल। हमारे विचारों का अपना कोई वजन तो होता नहीं है, तो किताब ये कैसे दावा कर सकती है कि विचार असल में चुंबक हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये आम तौर पर आने वाला सबसे पहला सवाल है और ये स्केप्टिसिज्म बिल्कुल जायज है। जब स्रोत कहता है कि विचार चुंबक हैं, तो इसका मतलब कोई जादू नहीं है। अगर हम इस नियम की तुलना गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से करें, तो बात थोड़ी साफ होने लगती है। ग्रेविटी से? वो कैसे? देखिए, ग्रेविटी का नियम पूरी तरह से निष्पक्ष है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंची इमारत से गिरता है, तो ग्रेविटी ये नहीं देखती कि वो इंसान कितना अच्छा है, कितना बुरा है या उसकी नीयत क्या थी। वो बस अपना काम करती है। अच्छा, मतलब वो न्यूट्रल है। एग्जैक्टली। ठीक उसी तरह ये जो ब्रह्मांड है, या अगर हम इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहें, तो हमारा दिमाग और हमारा आपस का एनवायरनमेंट ये सिर्फ हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। ये इस बात का भेदभाव नहीं करता कि हमारे विचार हमारे लिए फायदेमंद हैं या नुकसानदायक। ओ, तो इंसान जो भी सोच रहा है, दिमाग उसको सच मान लेता है। हाँ, जब इंसान किसी चीज पर पूरा ध्यान लगाता है, तो उसका दिमाग उसी तरह की चीजों को उसके आसपास ढूंढने लगता है, जिसे हम कॉन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं। ओ, इसका मतलब ये कि इसी सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। अगर इसे हम आज के जमाने के हिसाब से सोचें, तो हमारे विचारों की तुलना इंटरनेट या सोशल मीडिया के एल्गोरिथम से की जा सकती है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। जैसे अगर कोई इंसान लगातार बुरे दिन, आर्थिक मंदी या नकारात्मक खबरें सर्च करता है, तो एल्गोरिथम उसे और वैसी ही खबरें दिखाने लगता है। एल्गोरिथम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे उस इंसान का मूड खराब होगा। वो बस ये देखता है कि ध्यान कहाँ है। बिल्कुल सही पकड़ा। और रियल लाइफ में भी लोग अक्सर अनजाने में बुरी चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो लगातार उसी बात पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। जैसे मुझे लेट नहीं होना है, मुझे लेट नहीं होना है, और आखिर में वो लेट हो ही जाते हैं। यहाँ सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि विचारों की ये चुंबकीय शक्ति इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति क्यों मानी जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा अर्थ है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, जब दिमाग में एक नकारात्मक विचार आता है, तो वो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। वो अपने साथ वैसे ही 10 और नेगेटिव विचार खींच लाता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम उस वक्त थ्रेट मोड में होता है। देखते ही देखते
एक छोटी सी परेशानी दिमाग में एक बहुत बड़े पहाड़ जैसी बन जाती है। बाप रे। तो इसलिए जिस चीज पर इंसान फोकस करता है वही उसकी रियलिटी बनने लगती है। तो यहाँ पर आती है इस मैजिक की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब जो लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत जानते हैं उन्होंने वो पुरानी क्लीशे जरूर सुनी होगी, मांगो, मानो और पाओ, यानी आस्क, बिलीव एंड रिसीव। राइट, ये 3 कदम सबसे जरूरी हैं। अगर हम पहले कदम पर ध्यान दें तो किताब कहती है कि एक कागज पर वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि क्या चाहिए। लेकिन मुझे लगता है लोग इस दूसरे कदम पर आकर अटक जाते हैं, मानो या बिलीव करना। वही तो, ये मानो वाला हिस्सा सबसे क्रूशल है। यहाँ पर एक अटल आस्था या अनवेवरिंग फेथ की जरूरत होती है। किताब इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण देती है। कैसा उदाहरण? जैसे जब हम किसी कैटलॉग से या ऑनलाइन किसी चीज का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके बाद हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। हम परेशान नहीं होते, रात भर जागते नहीं हैं ये सोचकर कि ऑर्डर प्रोसेस हुआ या नहीं। हमें विश्वास होता है कि डिलीवरी जरूर होगी। हाँ, वो तो है, सिस्टम पे भरोसा होता है। एग्जैक्टली। ब्रह्मांड के साथ भी यही विश्वास होना चाहिए। जो मांग लिया उसका मिलना तय है। पर एक सेकंड रुकिए, कैटलॉग से ऑर्डर करना आसान है क्योंकि वहां हमने पैसे दिए हैं और हमें पता है कि पीछे एक कंपनी है। लेकिन जिंदगी में जब सब कुछ दहसरा हो, बैंक अकाउंट में जीरो हो, असफलता मिल रही हो और लोग ताने मार रहे हो, तो उस वक्त ऐसी अटल आस्था रखना सिर्फ नामुमकिन ही नहीं बल्कि थोड़ा टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा नहीं लगता? मैं समझ सकती हूँ ये सवाल क्यों उठता है। ऐसे अंधेरे वक्त में कोई कैसे मान ले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बिना किसी लॉजिकल प्रूफ के विश्वास कर ले? ये एक बहुत ही बेहतरीन पुशबैक है और असल में यही वो जगह है जहां लोग हार मान लेते हैं। इस उलझन का जवाब किताब में दी गई एक बहुत ही शानदार एनालॉजी से मिलता है, रात में कार चलाने वाला उदाहरण। रात में कार चलाना? हाँ, सोचिए कि कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क का लंबा सफर कर रहा है। कार की हेडलाइट्स आगे का पूरा हजारों मील का रास्ता एक साथ रोशन नहीं करती हैं, वो सिर्फ आगे के 200 फीट तक की रोशनी देती हैं। राइट, सिर्फ 200 फीट। लेकिन क्या कोई उस 200 फीट की रोशनी के भरोसे सफर शुरू नहीं करता? बिल्कुल करता है। क्योंकि उसे पता है कि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी अगले 200 फीट का रास्ता खुद ब खुद रोशन होता जाएगा। जिंदगी के मुश्किलों में भी पूरा रास्ता या फाइनल रिजल्ट एक साथ देखने की जरूरत नहीं होती, बस पूरे विश्वास के साथ अगले छोटे कदम पर ध्यान देना होता है। वाह, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है इसको देखने का। वो अटल आस्था इस बात पर नहीं है कि रातों रात सब ठीक हो जाएगा, बल्कि इस बात पर है कि अगला कदम अपने आप रास्ता दिखाएगा। पूरा रास्ता नहीं चाहिए, बस हेडलाइट्स जितनी रोशनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब एक बार लोग मांग लेते हैं और उस अंधेरे में आगे बढ़ने का विश्वास जुटा लेते हैं तो तीसरा कदम आता है पाओ या रिसीव करना। पर किताब इस बारे में कहती है कि उस भावना को इसी वक्त महसूस करना जरूरी है, जैसे कि वो चीज मिल ही गई हो। इसके लिए मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन की तकनीक बताई गई है। हाँ, विजुअलाइजेशन। ये भावना महसूस करने वाली बात के थोड़ी अजीब नहीं लगती? अगर कार नहीं है तो उसे महसूस कैसे करें? यही तो इस पूरी प्रोसेस का कोर इंजन है। मानसिक चित्रण सिर्फ दिन में सपने देखना या ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। इसमें अंतिम परिणाम यानी एंड रिजल्ट की सेंसरी डिटेल्स पर पूरी तरह से फोकस करना होता है। सेंसरी डिटेल्स मतलब? किताब का कहना है कि अगर नई कार चाहिए तो सिर्फ उसे दूर से देखना काफी नहीं है। आंखें बंद करके ये महसूस करना होगा कि इंसान उस कार के अंदर बैठा है। स्टीयरिंग व्हील पर अपनी हथेलियों की लकीरें, उंगलियों का दबाव और गाड़ी के अंदर की लेदर की महक को महसूस करना होगा। ये जो डीपली फेल्ट डिटेल है वो दिमाग को और आगे चलकर ब्रह्मांड को सबसे मजबूत सिग्नल भेजता है। यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इस प्रोसेस को हम एक तरह का दिमागी टाइम ट्रैवल कह सकते हैं। इंसान भविष्य की खुशी को खींचकर वर्तमान में महसूस कर रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प का टोटका है? द सीक्रेट में ना जॉन असराफ की एक सच्ची कहानी दी गई है जो सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी की तरह लगती है। ओ, जॉन असराफ की कहानी। हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन का एक जीता जागता केस स्टडी है। तो उन्होंने 1995 में एक विजन बोर्ड बनाया था। अच्छा, विजन बोर्ड। हाँ, विजन बोर्ड पर उन्होंने उन चीजों की तस्वीरें लगाई थी जो उन्हें लाइफ में चाहिए थी, जिसमें उनके सपनों के घर की तस्वीर भी थी। फिर 5 साल बीत गए
उन्होंने कई बार शहर बदले, नए मकानों में गए। आखिरकार वो कैलिफोर्निया में बसे और उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी। और फिर एक दिन उनका बेटा कीनन एक पुराना डिब्बा खोलता है। बिल्कुल, और उस डिब्बे से वही पुराना विजन बोर्ड निकलता है। जब जॉन उसे देखते हैं तो वो लिटरली रोने लगते हैं। रोने लगते हैं क्योंकि वो दंग थे कि वो जिस घर में बैठे थे, जो उन्होंने अभी खरीदा था, वो बिल्कुल वही घर था जिसकी तस्वीर उन्होंने 5 साल पहले मैगजीन से काटकर उस बोर्ड पर लगाई थी। अरे वाह, ये तो चमत्कार लगता है। पर सच कहूं तो क्या ये सच में मैजिक है? अगर हम इसके वैज्ञानिक पहलू को समझें तो दिमाग में आखिर क्या चल रहा था इन 5 सालों में? देखिए, ये चमत्कार से ज्यादा इंसानी दिमाग की इंजीनियरिंग का कमाल है। जब इंसान किसी चीज को इतनी गहराई से विजुअलाइज करता है, तो वो दिमाग के एक हिस्से को, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं, उसको प्रोग्राम कर देता है। अच्छा, RAS ये क्या करता है? RAS एक फिल्टर की तरह काम करता है। हमारे आसपास हर वक्त हजारों अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें इग्नोर कर देता है। लेकिन जब जॉन ने उस घर को अपने विजन बोर्ड पर लगाया और उसे रोज महसूस किया, तो उनके RAS ने उन सभी मौकों, डील्स और रास्तों को हाईलाइट करना शुरू कर दिया जो उन्हें उस घर तक ले जाते। ओह, मतलब उनका सबकॉन्शियस माइंड लगातार ऐसे फैसले ले रहा था जो उन्हें उस तस्वीर की तरफ ले जाएं। तो ये मैजिक से ज्यादा ध्यान का फोकस हो जाना है। सही पकड़ा। तो इसका मतलब अगर RAS को सही तरह से प्रोग्राम किया जाए तो आम जिंदगी के सबसे बड़े मसलों को भी हल किया जा सकता है, जैसे कि पैसा। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर कोई लगातार सोचता है, फिर भी दुनिया में इतनी आर्थिक परेशानी क्यों है? पैसों के बारे में सोचना और पैसे की कमी के बारे में सोचना, ये दोनों अलग बातें हैं। नेपोलियन हिल का हवाला देते हुए किताब कहती है कि पैसे की कमी का असल कारण लोगों के विचारों में कमी है। आमतौर पर जब लोग किसी महंगी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले यही निकलता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या आई कांट अफोर्ड इट। इस आम सी लाइन में इतनी क्या खराबी है? खराबी इस लाइन के शब्दों में नहीं, उसके असर में है। जब दिमाग सुनता है मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्विच बंद कर देता है। वो मान लेता है कि बात यहीं खत्म हो गई। इस वजह से स्केर्सिटी माइंडसेट यानी अभाव की भावना पैदा होती है। तो इस माइंडसेट को बदला कैसे जाए? किताब इस पैटर्न को तोड़ने के लिए एक ड्रास्टिक सलाह देती है। इस वाक्य को बोलना कंप्लीटली बंद करना होगा। अगले 30 दिनों तक एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक अपनानी होगी। जब भी कोई मनपसंद चीज दिखे तो अंदर ही अंदर कहना होगा, मैं इसे खरीद सकता हूं। पर सिर्फ ऐसा कहने से बैंक में बैलेंस तो नहीं बढ़ जाएगा? इस ट्रिक का असल फायदा क्या है? फायदा बैंक अकाउंट में रातों रात नहीं दिखेगा। फायदा दिमाग के वायर होने में दिखेगा। जब कोई कहता है मैं इसे खरीद सकता हूं, तो दिमाग का बंद स्विच खुल जाता है और वो सवाल पूछने लगता है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? ओह, और फिर से वही RAS एक्टिवेट हो जाता है। एग्जैक्टली। और वो नए आमदनी के रास्ते, नई आदत या बचत के तरीके ढूंढने लगता है। ये डर को तोड़कर अबंडेंस यानी प्रचुरता की भावना को जगाता है। मतलब हमारा दिमाग सच में एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह काम कर रहा है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी पैसे की कमी की है तो हम उसे ही ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। पर सोचिए, अगर ये स्केर्सिटी माइंडसेट हमारी वेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या यही सेम कमी की भावना, यही सेल्फ डाउट हमारे रिश्तों को, हमारे रिलेशनशिप्स को भी बर्बाद कर देता है? बिल्कुल। और किताब इस कनेक्शन को बहुत खूबसूरती से बताती है। जिंदगी में अच्छे रिश्ते तब तक बन ही नहीं सकते जब तक इंसान खुद से प्यार न करे। ये सेल्फ लव वाला एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है ना? अगर कोई व्यक्ति खुद को ही ताने मारता रहता है या अपने आत्मसम्मान को कमजोर समझता है, तो वो सबकॉन्शियस लेवल पर दूसरों को एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल भेज रहा होता है कि वो मूल्यवान नहीं है। इंसान का बर्ताव, उसका पोस्चर, उसके शब्द, सब कुछ चीख-चीख कर कह रहा होता है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। और फिर सामने वाले लोग भी वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी वही सिग्नल मिल रहा है। ये तो एक बहुत ही खतरनाक फीडबैक लूप हो गया। इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? इसे तोड़ने की शुरुआत पूरी तरह से खुद के अंदर झांकने से होती है। रिश्तों को ठीक करने के लिए पहले दूसरों को नहीं, बल्कि खुद के प्रति अपने नजरिए को बदलना होता है। यानी पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी। हाँ, अपने खुद के गुणों और खूबियों पर ध्यान देना पड़ता है। जब कोई इंसान जेन्युइनली अपनी खूबियों को महत्व देता है और खुद का सम्मान करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक बाकी दुनिया और लोग भी उसके उन्हीं गुणों को देखने लगते हैं और उसी सम्मान के साथ पेश आते हैं। ओके। तो पैसा और लोग,
ये दोनों तो एक्सटर्नल चीजें हैं जहां ये नियम असर डालता है। लेकिन स्रोत एक ऐसी जगह की बात भी करता है जिसे सुनकर थोड़ी और हैरानी होती है, और वो है हमारी सेहत, हमारा फिजिकल बॉडी। क्या सच में इंसान की सोच, उसके सेल्स, उसकी बीमारियों को ठीक कर सकती है? अगर इसे सिर्फ अट्रैक्शन या यूनिवर्स के हवाले से समझा जाए तो शायद विश्वास ना हो, लेकिन मेडिकल साइंस में इसका एक बिल्कुल ठोस उदाहरण मौजूद है, जिसे प्लेसीबो एक्ट कहते हैं। अच्छा, प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें नकली दवा देते हैं, राइट? हाँ, प्लेसीबो आमतौर पर एक मीठी गोली होती है जिसमें कोई असली दवाई नहीं होती, लेकिन ट्रायल्स में देखा गया है कि जब किसी मरीज को पूरे विश्वास के साथ ये दिलाया जाता है कि ये एक नई, बहुत ही असरदार दवा है, तो हैरतअंगेज रूप से मरीज ठीक होने लगता है। यही बात मुझे हमेशा दिमाग में फंसाती है कि ये प्लेसिबो इफेक्ट आखिर काम कैसे कर रहा है। सिर्फ मीठी गोली से ब्लड प्रेशर या दर्द कैसे ठीक हो रहा है? क्योंकि ठीक करने वाली चीज वो गोली है ही नहीं, वो गोली तो सिर्फ एक ट्रिगर है। ठीक करने वाली असल ताकत इंसान का अपना अवचेतन मन, यानी उसका सबकॉन्शियस माइंड है। तो दिमाग खुद इलाज कर रहा है? बिल्कुल। जब दिमाग को 100% विश्वास हो जाता है कि अब इलाज शुरू हो गया है, तो वो नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को केमिकल सिग्नल्स भेजता है। शरीर खुद को अंदर से हील करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसीलिए द सीक्रेट ये सख्त सलाह देती है कि जब कोई बीमार हो तो उसे दिन रात अपनी बीमारी का रोना नहीं रोना चाहिए। ये बात लोगों को शायद थोड़ी बुरी लग सकती है, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो वो दोस्तों और रिश्तेदारों से सिंपैथी चाहता है। पर किताब कह रही है कि लगातार बीमारी पर बात करने से हम वही न्यूरल पाथवेज और वही सेल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल यही होता है। जितना ध्यान दर्द पर जाएगा, दिमाग को लगेगा दर्द ही उसकी रियलिटी है। इसके बजाय फोकस होना चाहिए पूर्ण स्वास्थ्य पर। मैं बहुत अद्भुत महसूस कर रहा हूँ, इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना ही हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करता है। ये सब सुनने में बहुत ही एम्पावरिंग लगता है अगर किसी के पास एक क्लीन स्लेट हो। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोगों के पास क्लीन स्लेट नहीं होती। लोगों का अतीत उन्हें पीछे खींचता है। किसी ने बचपन में घरेलू हिंसा देखी है, किसी के माता पिता शराबी थे, किसी ने बहुत ही बुरा डिवोर्स झेला है। हाँ, पास्ट ट्रॉमास बहुत गहरे होते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग सालों से डर और नेगेटिव सोच की प्रोग्रामिंग में चल रहा है। वो लोग अचानक से सुबह उठकर कैसे सोचें कि मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं? उनके लिए ये सब पुरानी बातें भुलाना कैसे मुमकिन है? ये आम जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ है। जब प्रोग्रामिंग पिछले 20 या 30 साल से किसी दुख या ट्रॉमा के आसपास घूम रही हो, तो उसे सिर्फ एक दिन में सकारात्मक सोच से नहीं मिटाया जा सकता। इस गहरी और नकारात्मक प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक बताई गई है, जिसे 21 डे का नियम या 21 डे रूल कहा जाता है। 21 दिन? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग आमतौर पर नई आदत को अपनाने में और नए न्यूरल रास्ते बनाने में कम से कम 21 दिन लगाता है। लेकिन इस 21 दिन में करना क्या होता है? सिर्फ सोचना है? अगर हम इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी की वैज्ञानिक भाषा में समझे, तो इसकी तुलना एक घने जंगल से की जा सकती है। पहली बार जब आप जंगल में किसी नए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, तो कांटे लगते हैं, झाड़ियां रास्ता रोकती हैं, चलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वहाँ कोई रास्ता तो पहले से होता नहीं है। राइट। लेकिन अगर लगातार 21 दिन तक रोज उस एक ही रास्ते से गुजरा जाए, तो वहां एक साफ और पक्का रास्ता बन जाता है। किताब भी यही कहती है, रोज 50 से 100 बार बिल्कुल एक तोते की तरह उन एफर्मेशंस को रटिए। मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। पर पहले दिन तो दिमाग इसे झूठ मानेगा ना? पहले दिन दिमाग इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, लेकिन लगातार करने पर पुराने नकारात्मक रास्ते पर घास उग जाएगी और एक नया पॉजिटिव रास्ता दिमाग में परमानेंटली बन जाएगा। वाह, जंगल वाले रास्ते का उदाहरण सच में दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर बना देता है। यानी शुरुआत में फेक करना पड़ेगा, पर लगातार चलने से वो असल रास्ता बन जाएगा और दिमाग की वायर उसी हिसाब से जुड़ जाएगी। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें और इसे बड़े पैमाने पर देखें, तो इस पूरी चर्चा, इस डीप डाइव का सबसे बड़ा सार यही निकलता है कि कोई भी इंसान किसी पहले से लिखी हुई किस्मत का मोहताज नहीं है। आसमान में बादलों के बीच कोई ऐसा बड़ा सा ब्लैक बोर्ड नहीं लगा है जहां किसी हायर पावर ने पहले से लिख रखा हो कि किसको कितना दुख झेलना है और कितनी खुशी मिलनी है। यानी हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है। बिल्कुल। इंसान अपनी जिंदगी का उद्देश्य, अपने रास्ते खुद तय करता है। ये पूरी शक्ति, दुनिया को बदलने वाली ये फोर्स किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग और हमारे अपने भीतर मौजूद है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक टूल है और हम खुद उसके इंजीनियर हैं। सच में
अगर इस पूरे विश्लेषण को आज हम समेटें तो बात सिर्फ इतनी सी निकल कर आती है कि हम अनजाने में अपने हालात या अपने पास्ट के गुलाम नहीं हैं। अक्सर यही लगता है कि परिस्थितियां, इकोनॉमी या लक हमारी लाइफ चला रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम इस कन्फर्मेशन बायस, उस RAS फिल्टर और इन आकर्षण के नियमों को ठीक से समझकर इनका सतर्कता से इस्तेमाल करके सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। सही कहा। विचार, विश्वास और उन्हें डीपली महसूस करना, ये तीनों चीजें मिलकर दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर देती हैं कि वो बिल्कुल वही नतीजे दिलाता है जिसे आम लोग जादू या किस्मत कहते हैं। इन्हीं सब बातों और फैक्ट्स के बीच मेरी समझ से एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पैदा होता है। अगर हमारे व्यक्तिगत विचार हमारी अपनी छुपी हुई एक्सपेक्टेशंस हमारी अकेले की रियलिटी बनाते हैं, तो जरा इस ग्लोबल स्केल पर सोचिए। ग्लोबल स्केल पर कैसे? जब दुनिया के लाखों करोड़ों लोग एक साथ किसी एक बड़ी वैश्विक घटना, किसी ग्लोबल इवेंट के बारे में बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा डर महसूस करते हैं या एक जैसी उम्मीद में लग जाते हैं, तो आखिर क्या होता है? क्या हमारी ये कलेक्टिव सोच मिलकर इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सामूहिक रूप से पूरी मानव जाति का भविष्य तय कर रही है? ये सच में माइंड ब्लोइंग ख्याल है ना? ये सोचने वाली बात है कि क्या धरती की पूरी तकदीर इन्हीं कलेक्टिव फ्रीक्वेंसीज का नतीजा है, एक ऐसी दिशा जिसे कोई भी अपने दिमाग में तराश सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। और इसी गहरी सोच के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। नए विषयों और नई इनसाइट्स के साथ फिर मिलेंगे।